Now, after studying section 14 and section 15, let's study section 16. Now, what does section 16 specifically talks about? Now, 15 जो था वो स्पेसिफिकली इट इज प्रोटेक्टिंग द जजेस. 16 जो है इट इज प्रोटेक्ट द पर्सन हु इज कैरिंग आउट द जजमेंट और एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किए, उस कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किसी भी पर्सन को, नो दैट पर्सन कैन बी अ पब्लिक सर्वेंट और दैट पर्सन कैन बी अ नॉर्मल इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, आम आदमी, मैंगो पीपल, जिसको अकॉर्डिंग टू द जजमेंट और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स ऑर्डर आपको कोई स्पेसिफिक ड्यूटी दी गई है, आपको परफॉर्म करना है. और वो ड्यूटी गुड फेथ में परफॉर्म करते समय आपसे कोई गलती होगी तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा. बट क्या कंडीशन है? गुड फेथ में आप काम कर रहे हो. ठीक है. तो आप आम आदमी हो, जैसे इमेजिन करो आप आम आदमी हो, आपको कोर्ट ने बोला है कुछ करने के लिए. मैं एग्जांपल दूंगा आपको करना है. आप उस कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते समय या उस कोर्ट ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते समय आपसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन आपने जो भी कार्य किया उसमें गुड फेथ था, कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था, आपके इंटेंशंस अच्छे थे, कोई मेंसरिया नहीं था, गुड फेथ में आपने वो काम किया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ गड़बड़ हो गई, यू विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, ठीक है, अभी कोर्ट ने एक ऑर्डर दी है एक इंडिविजुअल को कि आपने जाके समीक्षा की प्रॉपर्टी को अटैच करना है. अटैच मतलब एक तरीके से कि भाई अभी एक बार अटैच हो गई प्रॉपर्टी तो आप उस प्रॉपर्टी के ना मॉर्गेज कर सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी से. एक तरीके से वो उसके ऊपर केस चल रही है उस प्रॉपर्टी पर. अभी मुझे जाके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करना है. ठीक है. आरक्षण नाही नाही. हाँ आरक्षण इज रिजर्वेशन. एक प्रकार स्टे ऑर्डर पण वेगळी. स्टे ऑर्डर केव्हा की समजा वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या तोड़ रहे हैं, स्टे ऑर्डर, रुको वेट, दैट इज स्टे ऑर्डर. अटैचमेंट मतलब कोई बंगला है, कोई जमीन है, वहां पे चिपका दिया जाएगा कि ये लैंड कोर्ट में इसका केस चल रहा है, इसके रिलेटेड कोई कुछ नहीं कर सकता. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने अगर समीक्षा की जगह पे अगर मैं सानिया या अगर मैं अरुण की प्रॉपर्टी अटैच कर देता हूँ, कि कभी कभी ज़मीनें ऐसे आजू बाजू होती हैं, दूसरी की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गलती से. समीक्षा की करनी थी लैंड पर, वो गलती से दूसरे लैंड पे या दूसरे बंगले पे मैं चिपका के आ गया अटैचमेंट ऑर्डर कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच फॉर ऑक्शन और फॉर कभी कई बार अगर सपोज समीक्षा ने बहुत लोन ले रखा है, वो पे नहीं कर पा रही, रीपे नहीं कर पा रही, तो मैंने उसके वो बंगला ऑक्शन करके बेचो, जो भी पैसा आएगा उससे इसकी पैसे की रिकवरी, इसलिए अटैच करते हैं प्रॉपर्टी. ठीक है कि भाई ये बंगला बेचना है. तो मैं अरुण की करके आ गया, बंगला बाजू का बंगला था उसको मैं चिपका के आ गया. अब ये अरुण टेंशन में, यार ये तो वो पढ़ेगा ना ऑर्डर, अरुण अरे यार ये मेरा नहीं, ये साइड वाला बंगला है, मेरे पे क्यों आप केस कर रहे हो या मेरी प्रॉपर्टी क्यों आप अटैच कर रहे हो. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो हो जाएगा कोर्ट में, अरे ये क्या है, तो क्या आप मुझे जेल में डाल दोगे? नहीं. अब मैं को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ नहीं आया, कुछ सर्वे नंबर में गड़बड़ हो गई, गलती हो गई मुझसे, तो उसमें बस कुछ नहीं भाई, मैं आपकी ऑर्डर हटा के यहाँ चिपका. So I went to attach the property of Samiksha, by mistake I attached the property of, but now here the biggest difference is section 15 में जज जजमेंट दे रहा है और सेक्शन 16 में कोई आम आदमी जजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहा है. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्ट में कि यू हैव टू एक्ट इन गुड फेथ. आप जब भी कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो तब. ओके. फर्क समझ में आ गया? सबसे बड़ा फर्क क्या है सेक्शन 15 और 16 में, कि सेक्शन 15 में किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम? जजेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सेक्शन 16 में हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जो इंसान उस कोर्ट की ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. उसके बाद सेक्शन 15 में जजमेंट दे रहा है आदमी और सेक्शन 16 में जजमेंट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सबसे बड़ा फर्क है. उसके पहले जज शुड एक्ट जुडिशियली, मतलब जज ने भी लॉ को फॉलो करके गुड फेथ में काम करना है. यहाँ पे उस आम आदमी को गुड फेथ में काम करना है. कहीं पे भी अगर दोनों में अगर मैलिफाइड इंटेंशन दिखा तो दोनों विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. समझे फर्क? समझा 15 और 16 में?
क्या जजमेंट होना है कि सेक्शन 15 में जज जजमेंट दे रहा है, अपना काम कर रहा है जज। जजमेंट देते समय अगर कुछ गलती करता है तो चलेगा, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और सेक्शन 16 में कोई पर्सन उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस कोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ समीक्षा के बंगले पे, वो अटैचमेंट ऑर्डर चिपका है, मैं गलती से अरुण की प्रॉपर्टी पे, मतलब वो जजमेंट या वो ऑर्डर को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ओके, समझ में आया? सेक्शन 16। अब चलो 17 पे चलते हैं। नाउ एनी पर्सन, ओके, इसमें भी 17 में, ही हैज डन एन एक्ट विच इज जस्टिफाइबल, मतलब कोई भी आदमी अपना काम कर रहा है और उसको लग रहा है काम करते समय कि आई एम जस्टिफाइड, मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन वो करते समय उसको लग रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन देयर इज अ मिस्टेक। ओके, अभी सेक्शन 14 और सेक्शन 17 सिमिलर है। सेक्शन 14 में क्या बोला था? दैट पर्सन हैज टू बी बाउंड बाय लॉ। दैट पर्सन हैज टू बी बाउंड बाय लॉ, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर, कोई सोल्जर अपना काम कर रहा है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बिकॉज ऑफ द रॉन्ग बिलीफ दैट पर्सन कमिटेड अ रॉन्ग। इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो बाउंड नहीं है, इज नॉट बाउंड बाय लॉ, बट उसको लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल, इफ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, फर्क क्या है सेक्शन 14 में और 17 में? 14 में दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, 17 में ऐसा है कि ही इज लीगली जस्टिफाइड बाय लॉ। एग्जांपल, हाँ, सेक्शन 14 में दैट पर्सन, जरूरी नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बोला, सेक्शन 14 में अगर कोई आम आदमी है जिसको किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी जज ने, किसी जुडिशियल ऑफिसर ने कुछ काम दिया, ये जाके डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो आम आदमी भी कवर हो सकता है उसमें, है ना? मतलब इज बाउंड बाय लॉ कि बाबा मुझे ऑर्डर दी गई है कोर्ट ने तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। 17 में उसको लग रहा है कि वॉट एवर इज डूइंग इज जस्टिफाइड, वॉट एवर आई एम डूइंग इज जस्टिफाइड, ही इज नॉट बाउंड बाय लॉ, उसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं, पर उसको मॉरली लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। कौन से? हाँ, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, टू पीपल आर फाइटिंग, जैसे अभी हमने देखा दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है मैं मार दूंगा तुझे, बाहर जाके मारूंगा, पीटूंगा वगैरह, लेकिन जिसको कंटेक्स्ट ही नहीं मालूम, उनको पता ही नहीं कि कौन क्या हुआ क्या है, क्योंकि आपको कंटेक्स्ट ही नहीं मालूम कि किसने किस पे अटैक किया, गलती किसकी है। आपने आउटराइटली बोल दिया कि इसी गलती है और आपने उस इंसान को जाके पुलिस वाले को दे दिया, है ना? कि आपको स्टोरी नहीं पता, आपको सिर्फ रिएक्शन दिख रही है और आपको लग रहा है जो रिएक्ट कर रहा है उसकी गलती है, तो हुआ क्या था ये किसी को नहीं मालूम और आपने जजमेंट दे दी। बट यू आर थिंकिंग दैट यू आर जस्टिफाइड, जो हम कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो सच कर रहे हैं। तो अगर सपोज, अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि भाई अगर शिवराज और अरुण है, शिवराज ने अरुण पे अटैक किया और अभी अरुण खुद को बचाने के लिए शिवराज को मार रहा है, पर मैंने क्या देखा? अरुण मार रहा है, मैंने यही देखा, मैंने ये देखा ही नहीं कि शिवराज ने अटैक किया है, तो मैं छुड़ाने गया, अरे रुको रुको, अरे रुको रुको, शिवराज वहां से भाग गया, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है, धीरे धीरे भाग के गया, शिवराज की पेस से भाग के गया, ठीक है, पर अरुण पकड़ा गया, अरुण मेरे पकड़ से छूट नहीं रहा। अरे भाई मेरा बात तो सुनो सर, तेरी तो सर मेरी बात तो सुनो, चल यार, तो अब अरुण, अरे मेरी बात तो सुनो, नहीं, मैं उसको पुलिस के पास लेके मैंने हैंड, अभी आई एम, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या करता है, वॉट एवर आई एम डूइंग इट जस्टिफाइड, क्योंकि ये उसको मार रहा था, मुझे ये दिखा क्यों मार रहा था, किस लिए मार रहा था, किसने किसके ऊपर अटैक किया, कुछ नहीं पता, बट नाउ दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बट वॉट एवर आई एम डूइंग आई फील कि मैं आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ, मैंने पुलिस को एक गुंडे को हैंड ओवर कर दिया। एक्चुअल गुंडा तो शिवराज था जो भाग गया दुम पकड़ के, दुम दबा के, है ना? तो अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई हैव डन अ मिस्टेक, फीलिंग, बिलीविंग, आप गुड फेथ में काम किया मैंने, बिलीविंग, बट वॉट एवर आई एम डूइंग इज जस्टिफाइड। हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ यार, मैंने तो पुलिस की मदद की, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम सेविंग द वर्क ऑफ पुलिस, मैं पुलिस को मदद कर रहा हूँ और मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया। बाद में पता चला गुंडा तो भाग गया,
ये तो बेचारा अच्छा लड़का है, इसका कोई गलती नहीं है, अब मुझे जेल में डालोगे क्या? नहीं। तो मैं बोलूँगा अरे सर मुझे लगा, अब उसमें कई बार गड़बड़ होती है, अब इसमें मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा मैलेबल इंटेंशन नहीं था। अब हारून को गुस्सा आएगा मेरे पे, सुना ही नहीं, यही नहीं, क्या ओवर पावर किया मुझे और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो अब मैं बोलूँगा अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा, अरे भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा, इसका मैं उसको जानता भी नहीं, मैं तो कुछ रास्ते से जा रहा था, भाई मेरा उसका या मेरा शिवराज भी मेरा दोस्त नहीं है, मैं शिवराज को भी नहीं जानता। तो वो देखेंगे अरे हाँ इसका कोई रिलेटेड नहीं है, तो शिवराज को बचाने के लिए ये इसको पकड़ लिया इसने, शिवराज तो भाग भाग, शिवराज भाग, और शिवराज हाँ हाँ सर धीरे धीरे, हाँ सर, भाग के चला गया शिवराज। तब तक मैंने इसको पुलिस को हैंड की यही चोर है, तो कभी क्या पता मैं शिवराज को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना, तो वो दिमाग का दही, इसलिए लोग बीच में पढ़ते ही नहीं है ना, क्योंकि अरुण तो केस करेगा मेरे पे कि यार इसकी वजह से साला मैं अपने आप को बचा रहा, मेरे को ही दूध डाला, है ना। तो अरुण मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, सर इसको एक्शन लेना पड़ेगा, तो मैं वहां पे मेरे हफ्ता भर निकल जाएगा प्रूव करने में कि मैं दोनों को नहीं जानता भाई, मैं जो करने गया वो अच्छे इंटेंशन से करने गया, समझे। दैट इज सेक्शन 17। 14 में बाउंड बाय लॉ, 17 में जस्टिफाइड बाय लॉ। वहां पे सोल्जर, पुलिस ऑफिसर या आम आदमी जो जज ने ऑर्डर दिया वो फॉलो कर रहा है। और इस सेक्शन 17 में क्या है कि कोई ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। होते हैं ना डेढ़शाने लोग, मतलब डेढ़शाने मतलब मदद करने वाले लोग, कि जो मदद करना चाहते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी अच्छा करना चाहो कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, ऐसे लोग काफी होते हैं। समझ में? तो कई बार अच्छे लोग जो ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं या रीजनेबली वो सोच रहे हैं कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरा बैकग्राउंड नहीं पता होता, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। एक बार आई टेल यू वन इंसिडेंट व्हाट हैपेंड विद मी। मैं घर में था और मेरे कपड़े में लॉन्ड्री को देने गया बाहर इस्त्री के लिए, मैं जा रहा था और एक 2 व्हीलर वाला जो होता है ना डिलीवरी बॉय, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था ऐसे, और एक बहुत बड़ी स्कॉर्पियो ने उसको दबा दिया ऐसे, मतलब रॉन्ग साइड से आ रहा था तो उसको एक डिवाइडर से उसको दबा दिया अंदर, क्या ऐसे क्या रहे रॉन्ग साइड से आ रहा है। तो वो लोग सब ऐसे वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, कोल्हापुरी चप्पल, बड़ी बड़ी सोने की चेन, शेड गॉगल्स, ऐसे उतरे और उसके हेलमेट पे ऐसे मारने लग गए, उसको ठाप 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 मारने लग गए, और सब लोग देख रहे हैं। अब दिख रहा है कि वो रॉन्ग साइड से आया, वो डर गया, वो लड़का जो था, माफ करा साहब, मारो ना साहब, मारो ना साहब, वो गरीब आदमी ये फाड़ फाड़ उसको उसके हेलमेट पे मारे जा रहे हैं, धक्का दे रहे उसको। 1-2 मिनट हुआ, मैं देख रहा कि ठीक है थोड़ा सा छोड़ देंगे, उसके बाद ये टाइम पास ही करने लगे, गाड़ी रुक के उतर गए और क्या रहे ऐसे करने लगे। अब मैं था स्लीवलेस पहन के गया था मैं, और बरमुडा पे था मैं, तो किसी को पता कौन हूँ मैं देख रहा हूँ, और वो लॉन्ड्री वाला बोले क्या है यार गरीब आदमी को, ये खुद कभी रॉन्ग एंट्री से नहीं घुसे होंगे गुंडा मंत्री, ऐसा बोल दिया लॉन्ड्री वाले ने। तो मैंने बोला रुको मैं जाता हूँ, तो मैं गया, मैंने बोला क्या हो गया, हाँ अरे देखो ना भाई ये रॉन्ग साइड से आ रहा है। हाँ तो मैंने उसकी तरफ, उसको लगा मैं भी उसको मारने आया, वो साहब माला मारू लगा, उसको लगा मैं उसको मारूंगा। तो मैंने बोला क्या हो गया, नाही साहेब ते लवकर जायचं होतं, रॉंग साईडने घुसवली म्हणजे। अरे बाबा रॉंग साईडने नसते टाकायची, बघ काय झालं, असं असतं का, जरा गोल फिरून आला असतं तर काय झालं असतं तुला, रॉंग साईडने आला तर यानं धडकला असता, याचं नुकसान झालं असतं, समजतंय का तुला, साहेब माफ करा, साहेब माफ करा, ठीक आहे जा तू जा ठीक आहे ओ असं कसं, मग कसं तुम्ही कधी रॉंग साईडने घुसवली नाही का गाडी, मग तुम्ही फटके खाल का, म्हटलं खाल का फटके तुम्ही, नाही साहेब पण म्हटलं मग काय, पोलिसांना बोलवायचं, मिलिटरीला बोलवायचं, काय करायचं, जीव घ्यायचा याचा, हां नाही बरोबर आहे तुमचं, म्हण चला ठीक आहे ट्रॅफिक जॅम होईल, मग चला ओके साहेब तुम्ही म्हणता तर हां चला, आणि उसको मैंने आप जाओ, तो त्या माणसाने माझा असा हात धरून धन्यवाद साहेब जा तू जा, त्याला वाटलं मी त्याला मारायला आलोय, तो घाबरलाच ना, तो मला मारू नका,
So sometimes now what I did there was I bound by law? But what I was doing, I felt I am justified about it. बरोबर है कि नहीं? I felt at that moment. So this section protects people like me, कीड़ेबाज. तो वो लोग भी थोड़ा देख के मुझे डर गए ना, भाई ये कौन है? यहाँ का कोई लोकल एरिया का कोई दिख रहा है कि सब एवरीबडी नोज मी देयर, मतलब वहाँ के शॉप ओनर्स वो सब मुझे जानते हैं, ये आदित्य सर हैं, दे नो मी. तो वो चले गए, तो वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया उधर ही, मतलब वो चला गया, वो चले, हाँ साहब वो हाँ अरे हाँ, समझे? ये फर्क है. तो ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए, ठीक है. वे केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस. लॉयर को आम आदमी है, मैं एडवोकेट नहीं हूँ. एडवोकेट इज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. वो बंदा सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है, वो बार काउंसिल में एनरोल्ड है. मैं तो लॉयर हूँ. लॉयर क्या होता है? बस LLB डिग्री वाला. तो मैं लीगल काउंसलिंग कर सकता हूँ कोर्ट में. 17. एडवोकेट इज आल्सो नॉट बाउंड बाय लॉ टू फॉल फॉर इन बिटवीन. नहीं, एडवोकेट अगर होते आप तो अब जर मैंडेटरी है कि हर एडवोकेट ने किधर भी क्राइम हो रहा है बीच में अड़ जाओ. नहीं, एडवोकेट तो बोलो होने दो, मैटर को होने दो. होने के बाद आप मेरे पास आओ, मतलब ज्यादा फीस लो. मैटर होने से पहले मैंने रोक दिया तो मेरे पास मैटर आएगा ही नहीं. मैंने तो उल्टा मैटर सॉल्व किया. मैटर हो सकता था, मार रहे पीट रहे लग गया उसको, तो अब मैटर हो गया. मैंने रोक दिया मैटर, उधर ही मैंने सॉर्ट आउट होने से पहले. एडवोकेट रुकेगा? होने दो, मर्डर होने दो, खून हो, कुछ तो होने दो, हाथ पैर टूटने दो, फिर अपना फिर भी बढ़ेगा ना. अब ये आएगा, ये तो चलते रहता है, ये तो रोज का है. तो ये स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा 17 का. ओके, 17 में ये जो राम बहादुर थापा साहब जो है एक नेपाली सर्वेंट थे, और ये एक ऐसे एरिया में काम करते थे जो हॉन्टेड है, ऐसे फेमस, कि जहाँ पे भी ये थापा साहब, राम बहादुर थापा एक नेपाली सर्वेंट ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ जो एरिया रेप्यूटेड है टू बी हॉन्टेड. यहाँ पे भूत है, यहाँ पे समीक्षा रहती है, मतलब यहाँ पे भूत रहता है ना. अब ये थापा साहब ने अंधेरे में अंधेरे में भूत को देख लिया, ठीक है. तो उसको लगा कि अंधेरे में जो है वो भूत है, उसको लगा, और उसने अंधेरे में उस भूत के ऊपर अटैक कर दिया. राम बहादुर थापा ने, बहादुर थापा, नाम ही बहादुर है. तो उसने अटैक कर दिया कि उसको लगा कि भाई ये हॉन्टेड कुछ है, ये अपने को मारने से पहले अपन इसके ऊपर अटैक करते हैं. अब इस पर्टिकुलर, अभी देखो, उसको लगा भूत बंगले में काम कर रहे हैं, अंधेरे में उसको कुछ दिखा, वो डर गया कि भाई भूत 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 भूत. उसने अटैक किया उसके ऊपर. बाद में पता चला कि एक औरत मर गई. दैट वुमन डाइड. उसने जब अटैक किया, व्हेनेवर राम बहादुर थापा अटैक्ड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, थिंकिंग दैट दैट पर्सन इज अ घोस्ट, राम बहादुर थापा ने एक औरत का खून कर दिया. ही किल्ड दैट पर्टिकुलर, और बाकी की जो 2-3 उसके साथ औरतें थी वो इंजर्ड हो गई, पर ये बंदी मर गई. वही तो रात को. अब समीक्षा यार, तुझे समझना चाहिए, तुझे घूमना नहीं चाहिए रात में. अभी देखो ये तो यही ना, हम तो बोलते हैं भाई रात में मत घूमो, लेकिन फिर लड़कियां बोलती कि वुमन एम्पावरमेंट, घूमो, हमको क्या है कि नहीं अरुण सर, है ना, कि भाई घूमो. फिर तो रात में घूम रहे, तो वो भी ऐसी एरिया में जो हॉन्टेड है, जहाँ पे भूत है. तो अभी राम बहादुर को लगा भूत है, उसने अटैक कर दिया, खुद की जान, अरे भाई ये मुझे ना मार दे, तो उसने अटैक कर दिया लोगों पे. वो जो 3-4 लोग थे उसमें से थोड़े लोग इंजर्ड हो गए, और वो औरत मारी गई. अभी इसने बोला कोर्ट में कि सर मुझे जेन्युइनली लगा कि वो भूत है, मुझे जेन्युइनली लगा कि मुझे, मेरी जान को खतरा है कि वो मुझ पे अटैक ना कर दे. वो राम बहादुर नेपाली था, मतलब टू साजी लाठी था, है ना. तो वो लाठी लेके अगर किसी के सर पे लाठी भी, जैसे समीक्षा जैसी लड़की को किसी जोर से अगर लाठी मारी सर पे, ऑन द स्पॉट नारियल खुल जाएगा, ऑन द स्पॉट दी एंड हो जाएगा, है ना. राम बहादुर बोलेगा ये, और मार रहा है, फालूदा हो जाएगा ना नीचे. तो वो मर गई वो बेचारी. अभी हाँ, अभी वो उधर भूत ही घूम रहा है इसका, ये भूत बैठा है. तो अभी
लोअर कोर्ट ने भी बोला यार सही, अब हाई कोर्ट में अपील चली गई कि भाई ये तो खून है, ये तो मर्डर है, तो राम बहादुर थापा ने बोला मैं उसको जानता भी नहीं। सी मर्डर करने के लिए सबसे पहले मोटिव होना चाहिए, कुछ इंटेंशन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। मैं क्यों बोला उस औरत का खून, मेरा उसको कोई लेने देने नहीं है। मैं वहां पे काम कर रहा था, मुझे लगा भूत है, मैंने अटैक किया, वो मर गई, अब मैं क्या करूँ साहब, मैं मेरा काम कर रहा था, मैं वहाँ पे बेचारा वो साबजी करके मैं रहता हूँ साहब, मेरे को माफ करो, मैं नेपाली आदमी है। तो हाई कोर्ट ने भी उसका जो लोअर कोर्ट ने एक्विट किया था वो अपहेल्ड किया कि हाँ इस इंसान ने जो मारा है, अटैक किया है, वो कोई ऐसा प्लान्ड नहीं था, वो एरिया भी हॉन्टेड था, तो डर के मारे खुद की जान बचाने के लिए उसने अटैक कर दिया। तो इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग दैट व्हाट एवर इज डूइंग इज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वो बेचारी औरत उसमें मर गई। तो रात में नहीं घूमने का, स्पेसिफिकली हॉन्टेड एरिया में घूमना है तो यार विमान नगर है, केपी है, हाँ गोस्ट हंटिंग करना जाओ, फिर मर गए तो मेरे पास मत आना, मैं उसी को प्रोटेक्ट करूंगा जिसने तुम्हें मारा, ठीक है कि भाई दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दैट पर्टिकुलर नेपाली बाबू एक्टेड इन गुड फेथ और ये लोग मर गए, उनकी मर्जी। ओके, सो उसको एक्विट किया गया, सर्कमस्टांसेस को देखा गया कि भाई ये तो उस औरत को जानता भी नहीं, जिनके ऊपर उसने अटैक किया उन लोगों को भी नहीं जानता। दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर राम बहादुर थापा वाज एक्विटेड, थिंकिंग देयर इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दैट पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा कि भाई सेल्फ डिफेंस, नॉट सेल्फ डिफेंस का सेक्शन अलग है, बट सर्कमस्टेंशियली ऐसा था कि कोई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कोई लेना देना नहीं था, और देयर वाज नो क्रिमिनल इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, वो मर गई, इट वाज जस्ट बाय एक्सीडेंटल डेथ बोलते ना ऐसा। तो अंधेरे में घूमो लेकिन हॉन्टेड एरिया में मत घूमो, ठीक है। और गुड फेथ जो होता है ना हमेशा सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है, यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। वो औरतों का वो जो झुंड था रात में हॉन्टेड एरिया में घूम रहा है, उसका वो राम बहादुर थापा का कोई लेना देना ही नहीं था। तो साहब मैंने खून नहीं किया साहब, मुझे जेन्युइन लगा वो भूत है। और जो लोग अनएजुकेटेड थोड़े से इलिटरेट होते हैं उनको लगता है भूत प्रेत पे लोग विश्वास करते हैं। बाबा मैं भी करता हूँ, नॉट भूत प्रेत बट नेगेटिव एनर्जी में। नेगेटिव एनर्जी है, जब मैं डाउन हो जाता हूँ, लो हो जाता हूँ, तो भैया नजर लग गई है। हाँ मैं बिलीव करता हूँ, बाकी वो तुम्हारा साइंस मीन्स हो रहने दो अपनी जगह पे, बट आई ट्रूली बिलीव नेगेटिव एनर्जी होती है। ड्यू केयर एंड अटेंशन हैज टू बी टेकन while you are doing your daily activities. Due care attention, there has to be no negligence, and at the same time whatever you do should be with clear intention. मैलाफाइड इंटेंशन आ गया तो फिर वो प्रूव करना आसान हो जाता है, गुड इंटेंशन प्रूव करना मुश्किल है। बट अगर आप डेली लाइफ गुड इंटेंशन से जीते हो तो लोग भी आएंगे आपके साइड से, नहीं मैं हम जानते हैं आदित्य सर, हाँ भाई भड़क जाते हैं कभी, लेकिन अच्छी ख्याल भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं, संभाल भी लेते हैं हमको, पर डांटते भी हैं, पर ठीक है चल जाता है, नोबडी इज परफेक्ट। तो ये होता है ना कि भाई आप मेरी बात क्यों सुनते हो, क्यों मानते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट है। तो हाँ भड़क गए मतलब हाँ यार गलती होगी, अपने से कुछ हो गया तो अब सर अच्छे के लिए भड़क रहे हैं, ये आपकी फीलिंग होती है अंदर से। तो आप कल कुछ हो गया तो आप खड़े हो जाओगे आदित्य सर, अरे नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, हमें पता है। ऐसा होता है नॉर्मली अगर आप डेली लाइफ ऐसे जीते हो तो। अदरवाइज अगर आपका बैड इंटेंशन से बिहेव करते हो तो आप नहीं यार ये बंदा सही नहीं है, ये इसके इंटेंशन पहले से खराब है, दिस पर्सन इज नॉट गुड, तो आप दूर रहते हो ऐसे इंटेंशन ऐसे लोगों से, ठीक है। ओके समझ में आया दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन 7। अभी सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट while doing a lawful act you have committed an एक्सीडेंट हो गया। सो अंडर सेक्शन 18 एक्सीडेंटली आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट। अभी कभी भी कोई भी मिसफॉर्च्यून होता है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, इज इट विथ इंटेंशन? नो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एक्सीडेंट। आप एक्सीडेंटली अगर किसी को ठोक रहे हो दैट इज नॉट एन एक्सीडेंट, दैट इज ऑन पर्पस। ये याद रखना, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो आदमी ब्रेक मारता है, और किसी को ठोकनी तो ब्रेक नहीं मारेगा वो, हाँ ठोक देगा, उड़ा देगा कि मुझे दिखाना है कि एक्सीडेंटल डेथ है, कोई बोलता है वो छूटने के लिए। टायर के ब्रेक मार्क से पता चल जाता है कि ब्रेक मारा है कि नहीं मारा है। रोड पे आता है देखो ट्रैक का, हाँ तो ब्रेक फेल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ओनर की चली जाएगी। आपने गाड़ी को मेंटेन नहीं किया तो इट विल बी आप छूटोगे नहीं कि ब्रेक फेल अगर हो गए तो मतलब आपने गाड़ी का ड्यू केयर नहीं लिया। ड्यू केयर एंड अटेंशन हैज टू बी देयर ना। ब्रेक फेल भी दिखाना पड़ेगा ना। हाँ कब हुए, अगर ब्रेक फेल होके आप गाड़ी चला रहे हो लो वो भी प्रूव होता है। देखो हर चीज को प्रूव कर सकते हैं आप, जैसे अभी दीक्षा है
अब इसका मैंने गला घोट के मार दिया इसको, और फिर मैंने कोर्ट में ये प्रूव किया कि नहीं नहीं, और उसके बाद इसकी बॉडी में लटका दी सीलिंग फैन से, ठीक है। अब मेरे गला घोटने और लटक के मरने में बहुत फर्क है, निशान अलग आता है, पूरा फॉरेंसिक होगा, क्योंकि भाई ये लड़की लटकने से पहले ही मर चुकी है, उसके बाद इसको लटकाया गया, तो ये प्रूव होता है, ये प्रूव कर सकते हैं। पिलो से भी अगर आप दबाते हो तो वो अलग होता है, यार ये तो पहले ही मर गई थी, उसके बाद ये गला लटका गया है, निशान बाद में आया, ये प्रूव होता है मेडिकल फॉरेंसिक से, सब कुछ प्रूव होता है। सो दैट्स व्हाई एक्सीडेंटल डेथ या मिसफॉर्चून, अगेन देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन, अगेन यू आर परफॉर्मिंग अ लॉफुल एक्ट, आप सही लॉफुल एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग अ लीगल ड्यूटी, ओके, और वो भी करते समय भी आप लॉफुली कर रहे हो, लॉफुल एक्ट डन लॉफुली, लॉफुल एक्ट डन लॉफुली, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉपर केयर, प्रॉपर अटेंशन, भाई गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं है, गाड़ी कंडीशन में है, गाड़ी का सारा लाइसेंस, पीयूसी, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस सब है, फिर भी ठोक दी, तो भाई ये तो आम आदमी है, इससे गलती हो गई, एक्सीडेंटली कोई मारा गया है या एक्सीडेंटली कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, दैट पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड, उस पर्सन को आप नहीं मारोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको कुल्हाड़ी पता है, कुल्हाड़ी उसको हैचेट बोलते हैं, उसके ऊपर एक उसका कुल्हाड़ी का वो होता है ना, उसको हमेशा उसको ठोकना पड़ता है ताकि वो स्टिक में अटकी रहे, तो आप, हाँ अभी आप झाड़ तोड़ रहे हो फोर्सफुली, राइट, उसका जो हथौड़ी का जो हेड है वो धीरे 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 बाहर आ रहा है, और आपने स्विंग कर रहे हो आप जोर से मारने के लिए, अब आप फ्लो में हो, यू आर इन द फ्लो, और आपने पीछे लिया और उसका जो हेड है हथौड़ी का वो निकल गया और किसी के जाके सर के लग गया, हो सकता है शोहरत सर, ये फेमस होने वाला है यूट्यूब पे, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है ना ये, अभी यहाँ पे क्या, ये एक्सीडेंटल मिसफॉर्चून है कि भाई मैं तो झाड़ काट रहा हूं, मुझे उसको नहीं काटना है, वहां पे एक्सीडेंट की दीक्षा बैठी है, तो उसके सर पे जाके आप मुझे सजा दोगे क्या? अब यहाँ पे ब्रेक फेल कोई लेना देना नहीं है, अरे भाई मैं, और क्या होता है हमेशा ठप 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 वो फिर से टाइट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी सालों साल लूज हो जाएगा ना एक लिमिट के बाद, निकल गया। अब सो देखा जा रहा है तो प्रॉपर केयर, प्रॉपर अटेंशन दे रहे हो, सब कर रहे हो, फिर भी एक्सीडेंटली अगर वो ऊपर का जो हेड है कुल्हाड़ी का वो निकल गया, किसी को सर पर लग गया, वो मर गया ऑन द स्पॉट, दैट इज एन एक्सीडेंट, इट्स अ मिसफॉर्चून। तो इसके लिए उस पर्सन को सजा, मर्डर नहीं होगा वो, इट्स एन एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट है ना, ऐसा होता है कभी कभी। कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट होता है कभी कभी कि भाई कोई इंजीनियर है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, लॉफुल कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आपका 7/12 क्लियर है, कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारा वर्कर को इक्विपमेंट दिया गया है, सारी केयर ली गई है, सारे डिफेक्ट्स चेक किए गए हैं, फिर भी कोई एक्सीडेंटली वर्कर ऊपर से नीचे गिर के मर गया, पैर स्लिप हो गया, बारिश, कीचड़, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटली वो वर्कर बेचारा मर गया। अभी आपने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो किए, आपने सारे इक्विपमेंट इंस्पेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर रहे हो, सारे सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, रीजनेबल केयर आपने ली हुई है, सब किया है, तो क्या आपको उस इंजीनियर को फांसी दोगे, या जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो ओनर है उसको आप जेल में डालोगे? नहीं ना। तो सेक्शन 18 यहाँ पे अप्लाई होगा, ओके। इसमें पोटेंशियली यस, बट यहाँ पे कोर्ट क्या क्या चेक करेगा, वेदर दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज लीगल, पहली बात तो, हाँ वो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो सब लीगल है। सेकंड, जो मेथड इस्तेमाल किया गया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो भी लीगल है, वरना इलीगली आप कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चोरी का है, ये चोरी का है, वर्कर को पैसे नहीं दे रहे हैं, ऐसा होता है ना भाई। लोनी में बहुत सारा अतिक्रमण तोड़फोड़ हो रही है आजकल, अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद सारे सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो किए गए हैं और ये जेन्युइन एक्सीडेंट है। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत कैसा होता है, लेबर लॉ के अंतर्गत अगर एक्सीडेंटली कोई मर जाता है तो जो वर्कर कंपनसेशन एक्ट है, अभी
ये आ गया है हमारे पास, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ गया है, कोड फॉर वेजेस आ गया है, तो उस सोशल सिक्योरिटी कोड आ गया है 2020 का, तो उस पर वो कंपनी उस फैमिली को कंपनसेशन देगी, वो अलग है, वो लेबर लॉ अलग है, क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा क्या? एक्सीडेंटल डेथ, जेन्युइनली एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी का मास्टर प्लान नहीं कि भाई इसको मारना है, ऐसा कोई मास्टर प्लान नहीं है, वो बेचारा काम करते करते फिसल के मर गया, तो वहाँ पे सेक्शन 18 अप्लाई है। उसके बाद निग्लिजेंट ड्राइविंग एक होता है जहाँ पे एक ड्राइवर अपनी गाड़ी एक्सेसिव स्पीड में चला रहा है और उसके वजह से वो गाड़ी का कंट्रोल निकल गया और उसके वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से कोई मर गया, तो यहाँ पे सेक्शन 18 अप्लाई होगा क्या? होगा? नहीं होगा? होगा? देखो मैं फिर से बोलता हूँ, ये बंदा एक्सेसिव स्पीड से गाड़ी चला रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर सब है, लेकिन बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा है, उसके वजह से वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और कोई मर गया। इस केस में अब ये एक्सीडेंटल डेथ है, 18 अप्लाई होगा? शिवराज तो बोल रहा होगा, क्यों नहीं होगा? लॉफुल एक्ट है ड्राइविंग, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर है, लेकिन लॉफुल एक्ट डन अनलॉफुली, मैंने क्या बोला? लॉफुल एक्ट डन लॉफुली बोला मैंने। यहाँ पे लॉफुल एक्ट, गाड़ी चलाना क्राइम नहीं है, आपके पास सारे पेपर्स है, डॉक्यूमेंटेशन है सब, लेकिन आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हो यार, वो तो अनलॉफुल है। अगर आप किसी कंजेस्टेड एरिया में गाड़ी चला रहे 80 की स्पीड से चलाओगे या 10-20 की स्पीड से चलाओगे? 10-20 की स्पीड से चलाओगे ना, तो आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो लेकिन अनलॉफुल, तो सेक्शन 18 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और ये इसमें उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, उसको सजा मिलेगी कि आपने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी जिसके वजह से किसी की जान गई, तो उसके लिए सेक्शन आगे जाके पडेंगे, मग तेच ना आपण पुढे अभ्यास करून घ्यायचा। आता आपण फक्त एक्सेप्शन अप्लाय होते का नाही होते इथं होणार नाही, मग बरोबर ती कुऱ्हाडी शोधायला पडेल, ती कुऱ्हाडी मी 18 अप्लाय करेल माझ्यावर, नको ते प्रश्न विचारतात लोक। हां नाही, कारण की त्याच्यामध्ये कंपनीची चूक आहे, इट्स जस्ट अ केस ऑफ यू बिंग एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस, क्या कर सकते? सर जर कार स्पीड लिमिट मध्ये आहे आणि जर ऍक्सिडेंट मग नाही, तुम्ही दाखवताय बाबा, जसं फॉर एक्झाम्पल अचानक फोन मध्ये आलं, हा देन नो, की तुम्ही बरोबर चाललाय तर एखादा बेबी पळत पळत बाळ येतं ना, पोरं पळतात बघ, मध्येच पळत येतात आणि ते गाडी खाली आलं, तू चाललाय आपला समजा सिग्नल सुटला, तू चाललायस आणि एखादं बाळ असं मध्ये पळत आलं आणि ते गाडी खाली गेलं, ऑन द स्पॉट टमाटर, तुझी काय चूक आहे? आता एक केस सांगतो मी तुम्हाला, आय गिव्ह यू एन एक्झाम्पल जे तुम्हाला अजून कळेल व्यवस्थित। माझ्या मित्राचे काका ट्रॅफिक सिग्नलवर सकाळी 7 वाजता थांबलेले, ट्रॅफिक सिग्नलवर असे थांबलेले गाडीवर आपल्या, आणि धाड, त्यांना कळलंच नाही काय झालं, पाऊस चालू होता, खिडक्या बंद, वायपर चालू आणि रस्ता जरा स्लिपरी आणि असं स्लोप होता तिकडनं, हे असे उभे आहेत, त्यांना सरळ जायचं आहे, हा रस्ता असा आहे असा, तर आता हे उभे आहेत असे काका, धाड, काय झालं? गाडीत तर खाली उतरले तर ती मॅगव्हील असते ना, मॅगव्हील मध्ये त्या पोराचं डोकं होतं असं, मेंदू बाहेर, ऑन द स्पॉट डेड पोरग। आता ते पोरग एका भावी मंत्र्याचं निघालं, म्हणजे पॉलिटिकल कॉन्टॅक्ट वाला, आता हॉस्पिटल फोटो बिटो काढले, व्हिडिओ काढला, बाबा मी तर सिग्नल चालू, मी उभा, आता तो उभा आहे, ऍक्सिडेंट झालाय, त्याची 2 व्हीलर स्किड झाली, उतारावर होता, स्पीडने चालला होता, पोरं यू मॅन आय एम रॉकस्टार, ये भाऊ, मग त्याची गाडी झाली स्लिप आणि स्लिप घसरत आलं डायरेक्ट मॅगव्हील मध्ये डोकं, हेल्मेट पण नाही, हेल्मेट असतं तर आपटला असतं, गाचका बसला असता, हे एखादं मनकं गेलं असतं, अरे पण जीव तर वाचला असता, भले असं जगलं असतं, पण जगलं तर असतं, पण गेलं, मग त्याला हॉस्पिटलला घेऊन गेले, तिथे सगळे आले कार्यकर्ता, ते सगळे गोळाला लाठी बिटे, हॉस्पिटलवाले घाबरले, त्यांनी मला फोन केला मित्रांनी, आद्या मदत, परवरदिगार मदत, तर मग मी बोललो, मी म्हटलं हा प्रोसिजर फॉलो करा, सगळ्यात पहिले आई वडिलांना आत घ्या, त्यांना व्हिडिओ सगळं नीट एक्सप्लेन करून सांगा, आई वडिलांना पोराच्या, जेव्हा वडिलांच्या
आई वडिलांना कळलं की आपल्या पोराची चूक आहे तर जेव्हा आपटले हे उभे होते आणि असे प्राध्यापकच होते का काय मला माहीत नाही, कुठेतरी काम करत होते. मुलगा असा मेला आहे, तुमचा मुलगा डेड आहे. त्यांना वाटलं की अपेक्षेने आली की ॲडमिट आहे, त्यांना काय सांगितलं त्याला ॲडमिट आहे, ॲक्सिडेंट झालं. त्यांना नव्हतं माहिती की मुलगा गेला आहे आपला. ते हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर त्यांना सगळं समजवल्यानंतर मग त्यांनी लोकांना शांत केलं की आपल्या मुलाची चूक आहे, तो त्याच्याने गेला. आता याच्यामध्ये काकावर तू काय करणार? आता इथे ते तो उभे होते सिग्नलवर, सेम सेक्शन 18. बाबा मी तर उभा होतो, मी तर लॉफुल ऍक्ट करत होतो, गाडी चालवत होतो, उभा आहे आणि मी माझं ते येऊन धडकलं, काय सुटले, ऍक्सिडेंट गेला पोरगा. आलं लक्षात? Did you understand this section 18? So today we completed section 16, 17 and 18. 19 is necessity. 18 was about this accidental misfortune death. आपण 14, 15, 16, 17, 18 5 सेक्शन झाले. आता 19 पासून पुढं कभी कभी नेसेसिटी होती है कि क्राइम करना पड़ता है, फिर भी आपको छोड़ दिया जाए. मलाही नेसेसिटी वाटते एक दोन लोकांचा खून करायची, पण माझ्याकडे तेवढे फॅक्ट्स एव्हिडन्स अजून नाही आहेत मला वाचायला, म्हणून मी थांबलोय. तसं मला भेटलं की उडवणारच आहे मी, ते कुऱ्हाड आहे रेडी आपली. ओके, समजलं तुम्हाला आजचं? सो आतापर्यंत आपण याच्यामध्ये सेक्शन 3 बघितलं, 14, 15, 16, 17, 18 विथ केस लॉज. आज आपण राम बहादूर थापा साहेब वाचले, ते शिकलो. आणि बरेचसे रिअल लाईफ केसेस पण मी तुम्हाला सांगितले जे तुम्ही कोट करू शकता ॲज अन एक्झाम्पल. की इफ अ पर्सन इज स्टँडिंग ऑन अ सिग्नल, somebody comes and crashes and dies, section 18 will be applicable. असं तुम्ही उदाहरणं पण देऊ शकता, नावं द्यायची गरज नाही. ABCD किंवा राम, श्याम, अर्जुन असं तुम्ही नावं टाका, आदित्य, ज्याने तुम्हाला लक्षात राहील. बस यू हॅव टू रिमेंबर. मी काय करायचो वेन आय वॉज अ स्टुडंट, मी लिटरली नावच वापरायचो एक्झाम्पल देताना. माझ्या मित्राचं की जसं फॉर एक्झाम्पल जेव्हा मी क्राईम अगेन्स्ट वुमन किंवा असे शिकत होतो, क्रुएल्टीचं, वेअर द वाईफ वॉज कमिटिंग क्रुएल्टी ऑन द हजबंड. क्रुएल्टी मी बोलू शकत नाही, पण ती क्रुएल्टी होती, एक्सेसिव्ह क्रुएल्टी. तर मी माझ्या मित्रावर, तुला अशी बायको भेटली तर काय होईल तुझं, तर लिटरली मी त्याला लक्षात ठेवून ती केसला लक्षात ठेवली होती आणि ते खरं झालं. तर सो दिस इज वे यू हॅव टू रिमेंबर केस स्टडी. आता राम बहादूर थापा कोण? राम बहादूर थापा आपला मनीष ऊस आजी. मग मला लक्षात राहणार, मी विसरणार नाही राम बहादूर थापा. तो बहादूर होता, पण तो असा हॉन्टेड जागी काम करायचा म्हणूनच तो बहादूर होता. पण राम देव त्याच्या पाठीशी होता, मग धोतला मग थापा, मग असं मी लक्षात ठेवायचो आणि मी गोल्ड मेडलिस्ट झालो. तुम्ही पण अशी येडेचाळे करा अभ्यासात आणि केस स्टडी लक्षात ठेवा. समजलं?